जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की तारीख है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को दोस्तों मेरे को दो रेलेवेंट एडिटोरियल्स लगे जो हिंदू में आए थे। इंडियन एक्सप्रेस में कोई आज स्पेशल एडिटोरियल मेरे को नहीं लगा। तो दोस्तों इन दोनों एडिटोरियल्स की हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। सो दोस्तों इन दोनों एडिटोरियल्स के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल। तो जैसे कि आप जानते हैं हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आप आसानी से एडिटोरियल को पढ़ के जो पॉइंट्स आपके सामने हमने पेश करे हैं उसमें से आप इसका आंसर निकाल के इसको आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन के टुवर्ड्स। तो पहला एडिटोरियल है डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट्स। बहुत ही रेलेवेंट एडिटोरियल है। बाय द वे ये हमारे GS1 के सिलेबस से रिलेटेड है, जहां पे आपका अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटीज वाला टॉपिक आ जाता है, तो उससे रिलेटेड है वाला आर्टिकल। नाउ अब बात करते हैं अर्बन गवर्नेंस के इंपॉर्टेंस की। सिग्निफिकेंस क्या है अर्बन गवर्नेंस का? देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में आरबीआई ने एक सर्वे किया था। तो आरबीआई के उस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि अगर हम 3 tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, नाउ दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट। म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अगर हम बात करें, नाउ दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट एज फार एज डीलिंग विद द पैंडेमिक इज कंसर्न फ्रॉम द लास्ट 2 years। जो जरूरी बात है, जो चिंता की बात सामने आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से, वो ये है कि जो फाइनेंसेस हैं, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये ज्यादा एफिशिएंटली फाइनेंसेस रेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके काफी सारे कारण हैं जो आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे। जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, आरबीआई ये कह रहा है कि जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है अर्बन लोकल बॉडीज की, उसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आरबीआई ने वही बातें बोली हैं जो बातें 15th फाइनेंस कमीशन ने कही थी। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी सजेस्ट किया था कि कैसे सिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को, अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। देखिए गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बहुत जरूरी है। कैसे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, या अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, तो कैसे वो और फाइनेंसेस जनरेट कर सकते हैं। आरबीआई का जो सर्वे हुआ था 221 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, उसके हिसाब से, उस सर्वे के हिसाब से ये बात सामने आई थी दैट अगर हम रेवेन्यूज की बात करें, नाउ देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 70% एज फार एज द रेवेन्यूज इन दीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इज कंसर्न। यानी कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी 220 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे weren't able to generate sufficient revenues to meet their expenditure। तो रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन जो खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 71%। तो मिसमैच हो रहा है, इतना रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं हो पा रहा, लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, देखिए सुनामी आए, फ्लड आए, साइक्लोन आए, कोई किसी किस्म का डिजास्टर हो, पैंडेमिक हो, कोविड हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो फ्रंटलाइन रोल जो प्ले करते हैं वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो उनको स्ट्रेंथन करना बहुत बहुत जरूरी है। अब क्या ये नई प्रॉब्लम है? ये बहुत ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है। देखिए इसमें भी कोई दो राहें नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जैसे मैंने भी बात करी, तो सिटीज जो हैं दे आर एट द फोरफ्रंट टू फाइट द पैंडेमिक, या अगर और भी कोई डिजास्टर हो, पैंडेमिक के अलावा अगर हम साइक्लोन्स की बात करें, फ्लड्स की बात करें, तो हमेशा जो सिटीज होती हैं, जो शहर होती है, जो नगर पालिकाएं होती हैं, दे आर एट द फोरफ्रंट। नाउ हाउएवर ये जो पुराना अप्रोच है कि भी सिटीज को ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं दिया जाता, ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अब हर चीज के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकती है ना, वन अप्रोच फिटिंग ऑल, तो वो वाली अप्रोच तो यहाँ पे लागू नहीं होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऐसा देखा गया है कि वो बहुत रिलक्टेंट है ये ऑटोनॉमी आगे अर्बन लोकल बॉडीज को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए। ठीक है, Now, the general approach towards urban empowerment has remained very peaceful in India। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ स्मार्ट सिटीज बनाए, वाईफाई फैसिलिटीज हो, हॉटस्पॉट्स हो, ठीक है, ये सबसे क्या सिटीज की गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो सकती है, इस बात पे इस आर्टिकल में सवाल उठाया गया है। अब अर्बन डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। नाउ दिस इज मोर लिंक टू द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन अ स्टेट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी कोई और है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करें या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहां पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल बैकलैश में या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अब आप जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको स्ट्रेंथन ना करें, उनको और फंड्स डिवॉल्व ना करें, तो वो तो फिर इनके साथ भी ज्यादती है। अब इंटरवेंशंस क्या क्या ली गई हैं फॉर एडिंग अर्बनाइजेशन सिंस द लास्ट 40 years शाल भी से। तो पहली इंटरवेंशन जहां पे अर्बन गवर्नेंस को या अर्बन प्लानिंग को ज्यादा समझने की कोशिश करी गई थी, वो पहली बार 1980s में हुआ था जब नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। उसके बाद सबसे ज्यादा जो लैंडमार्क जो अमेंडमेंट 1992 में, जो हमारी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है,
तो 73rd अमेंडमेंट जैसे कि आप जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और 74th अमेंडमेंट जो है हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को पर्टिनेंट है। ठीक है, तो अब इस 74th अमेंडमेंट के चलते 18 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि 12th शेड्यूल में लिस्ट किए गए, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिए गए थे। वो 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर अर्बन लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी दी गई थी कि उस पर वो काम कर सकते हैं। नाउ दिस वाज अ वेलकम स्टेप। लेकिन 74th अमेंडमेंट में चलो बहुत सारी अच्छी बातें हुई, जो हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे इतना फोकस नहीं किया गया। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या सिर्फ इस चीज पे छोड़ देना कि सिटीज कंपीट करें, अपने आप में सिटीज कंपीट करें कि कैसे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, क्या इस तरह के मॉडल पे, क्या कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ मॉडल पे हम सिटीज को छोड़ सकते हैं, या जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स की सिटीज का हाथ पकड़ने के लिए? ठीक है, नाउ दिस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया गया, दिस वाज लिंक्ड मोर टू द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव सिटीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द अर्बन सेंटर्स। दैट इज गुड, बट द सिटीज, अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें या अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, दे नीड सम काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पे 3 F's की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस, फाइनेंसेस और फंक्शनरीज। ठीक है, तो नियरली 35% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया दे लिव इन अर्बन सेंटर्स। तो ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल इंडिया में रहती है, लेकिन ये जो 35% जो आबादी है जो कि अर्बन सेंटर्स में रहती है, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑफ नियरली 2/3 ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। जो हमारी 3 ट्रिलियन या आगे जाके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात करते हैं, जो जितनी भी हमारी जीडीपी प्रेजेंटली है, तो 2/3 ऑफ द जीडीपी इज जनरेटेड फ्रॉम दिस 35% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन सिटीज, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है ये अर्बन सेंटर से आता है। अब देखिए, अब हम बात फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कर रहे थे। देखिए, आज के टाइम पे तो जीएसटी है, उससे पहले वैट रेजीम थी, वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, उससे भी पहले अगर हम बात करें तो जो सिटीज थी, सिटीज की जो मेजर अर्निंग्स होती थी उसको ऑक्ट्रॉय टैक्स से थी। ऑक्ट्रॉय जो टैक्स होते हैं, यानी कि चुंगी कर किसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि जो भी वस्तुएं, जो भी गुड्स, जो भी वस्तुएं हैं जो सिटीज में एंटर करती हैं, टाउन्स में एंटर करती हैं, तो जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उनका राइट होता है उस पर टैक्स लिवाई करने का। पर ये पहले की बात है, अब तो जीएसटी आ गया। चलो, जीएसटी से पहले वैट था। अब पहले क्या था कि 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अर्बन शहरों का था, अर्बन सेंटर्स का था, दिस वाज मेट बाय द ऑक्ट्रॉय टैक्स। तो यानी कि उनके पास ये मैकेनिज्म था जहां पे वो अपने रेवेन्यूज जनरेट कर सकते थे। ठीक है, अब वो उनके पास ऑटोनॉमी अब नहीं रही है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे क्या हो रहा है, फाइनेंस कमीशन ने, अब चलो ये वाला मॉडल तो चले गया, अब फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको ग्रांट्स दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स आगे डिवॉल्व करते हैं लोकल बॉडीज को। अब अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे जो ये ग्रांट्स हैं, दे आर कवरिंग ओनली 15% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। तो कहां 55% रेवेन्यू वो पहले अपने आप जनरेट कर रहे थे, और कहां अब उनका जो खर्चा है वो सिर्फ जो भी ग्रांट्स उनको मिल रहे हैं उससे सिर्फ उनका 15% खर्चा ही मीट हो पाता है। अब स्कैंडिनेवियन मॉडल की बात करें तो जी, हम स्वीडन की बात करें, डेनमार्क की बात करें, नॉर्वे की बात करें, तो इनकी बहुत यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है कि बहुत मार्वलस कंट्रीज हैं, यहाँ की म्यूनसिपैलिटीज बहुत अच्छी हैं, कितनी यहाँ पे साफ सफाई है, सैनिटेशन की बात करें, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस सब की बहुत बातें की जाती हैं। ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इतने जो रिसोर्सेज हैं, जो यहाँ पे जो सिटीज इतनी वेल डिजाइंड है, अर्बन प्लानिंग यहाँ पे इतनी अच्छी है, द ट्रूथ इज दैट द चंक ऑफ द इनकम टैक्स जो कि सिटीजन्स का है, वो दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एक्सेट्रा। अगर ऐसा कोई स्टेप यहां पे इंडिया में भी उठाया जाए कि यहां पे देखिए, ये सजेशन है कि अगर ऐसा कुछ स्टेप इंडिया में भी उठाया जाए कि जो आपका टैक्स पेयर्स मनी है वो यहां पे शहरों को दिया जाए, यानी कि म्यूनिसिपल बॉडीज को दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाए, तो मे बी दिस कैन गो अ लॉन्ग वे, दिस विल हेल्प द सिटीज बिग टाइम। तो हो सकता है कि जो हमारे भी शहर हैं, जो अब 35% पॉपुलेशन जो अर्बन इंडिया में जो रिजाइड करती है, तो हो सकता है जो हमारे शहर भी हैं वो भी स्कैंडिनेवियन मॉडल की तरह हो। ठीक है, सो ये बात यहां पे सजेस्ट करी गई है। अब नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, दे हैव टू बी ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ वही, यानी कि जो राज्य सरकार है या अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस है। सिटीज को भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस करना बहुत जरूरी है। और जहां पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी है, 73rd 74th अमेंडमेंट जरूर आ गया, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा डेवल्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ है, चाहे पंचायती राज बॉडीज हैं, चाहे आपकी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं। सिटीज शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाला मॉडल है। देखिए, मैंने अभी बात बोली थी, अभी फिर रिपीट करूंगा कि अभी जरूरत है कि सिटीज का
हैंड होल्डिंग की, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, दे हैव टू हैंड होल्ड द सिटीज, उनको छोड़ देना अपने हाल पे कि जी आप कॉम्पिटेटिव स्पिरिट के थ्रू आप देखिए देखते हैं कि कौन सी सिटी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सिटी की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये जो कंपटीशन है शहरों के बीच में, ये अभी शायद सही नहीं होगा तो हम इस कंपटीशन स्पिरिट में शहरों को नहीं छोड़ सकते हैं। सो द नीड ऑफ द आर इज टू डू अ हैंड होल्डिंग ऑफ दीज अर्बन लोकल बॉडीज। नाउ आर सिटीज नीड टू हैव अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज। अगर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें, देखिए अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होना, प्लानिंग होना वो एक बात है, लेकिन इस सब के लिए पैसा होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग बहुत शानदार हो सकती है, लेकिन जब तक आपके पास एफिशिएंट फंड्स नहीं है, तब तक ये सब प्लानिंग, ये सब स्ट्रैटेजीज किसी काम की नहीं है। एक और सजेशन दिया गया, अगर हम मेयर्स की बात करें तो लीडरशिप जो है यहाँ पे सिटीज में, अगर जहां पे इलेक्शंस होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज में, वहां पे उनका जो टर्म है 1 साल की बजाय 5 साल का किया जाए, तो ये यहाँ पे सजेशन दिया गया है। नाउ द अप्रोच ऑफ स्मार्ट सिटीज, यहाँ पे जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल में वो कह रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटीज की अप्रोच है इसको कंप्लीटली शंत कर देना चाहिए, ये अप्रोच सही नहीं है। नाउ वन अप्रोच कैन नॉट फिट एवरीवन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये जो अप्रोच है, दिस इज वाइडनिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल इन द सिटी, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज होना एक तरफ है, ठीक है, मतलब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, क्लीनलीनेस की बात करते हैं, वो सब सही है, लेकिन सिर्फ कह देना स्मार्ट सिटीज या रिजुविनेशन करना सिटीज का, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है। और अंत में एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक कोट यहाँ पे मेंशन्ड है, सिटीज आर पीपल एज दे से, एंड पीपल यानी कि जो लोग हैं, दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तभी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा। तो बहुत अच्छा मेरे को एडिटोरियल लगा, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस भी किया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है GS1 में, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन की बात करें, इश्यूज रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस की बात करें, तो क्वेश्चन यहां पे जो मैंने बनाया वो ये है, 3 decades into the 74th amendment, where do you see the approach towards urban governance? ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, do we need more smart cities or well governed cities? तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, suggest some measures for strengthening governance in cities। तो बहुत ये जो क्वेश्चन है आप इसको इजीली इस एडिटोरियल से पढ़ के इसको आंसर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। ये आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा, ये भी काफी एग्जॉस्टिव एडिटोरियल है, ये काफी लेंदी जाएगा ये भी। तो अब बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, दिस वाज रिटन बाय स्टैनली जॉन, व्हाट व्लादिमीर पुतिन रियली वांट्स, ठीक है। अब देखिए अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, यूक्रेन को लेके बहुत ज्यादा टेंशंस हैं बिटवीन नेटो एंड बिटवीन रशिया, ठीक है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन पहले तो सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। 2014 में रशिया ने अनेक्स किया क्रिमिया को, द क्रिमियन पेनिनसुला को, जो कि यूक्रेन का ही हिस्सा था। तो इस बात की चिंता थी कि जो यूक्रेन में 2014 में जो सिविल अनरेस्ट हो रहा था, तो नेटो कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन को भी अपने फोल्ड में लेने का, ठीक है। तो थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानते हैं कि जब सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद नेटो और सोवियत यूनियन के बीच में क्या अग्रीमेंट होता एज फार एज दी एक्सपेंशन ऑफ द नेटो इज कंसर्न। देखिए रशिया की बात करें, इट्स द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड मास, ठीक है। Now it has vast land borders stretching from northern Europe to central and northeast Asia, ठीक है। There are practically no natural barriers। अगर हम बात करें रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स की, तो कोई नेचुरल बैरियर्स नहीं है जो रशियन हार्टलैंड को इन्वेड करने से रोक सके, ठीक है। पिछले अगर हम 200 सालों की बात करें तो 2 बहुत ऐतिहासिक इन्वेजन्स हुई थी रशिया में, पहली 1812 में बाय नेपोलियन, और दूसरी 1941 में अटैक बाय द नाजी जर्मनी, जो हिटलर की आर्मी ने जो इन्वेड किया था रशिया में अंडर ऑपरेशन बारबरोसा। नाउ अब यहां पे एक सेइंग आ जाती है, कैथरीन द ग्रेट हु वाज द 18th सेंचुरी एम्प्रेस ऑफ रशिया, उसने ये कहा था दैट आई हैव नो वे टू डिफेंड माय बॉर्डर्स बट टू एक्सटेंड देम। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रशिया 20th सेंचुरी से फॉलो करता आ रहा है। अब ये रशिया है, ये पूरा का पूरा, अगर मैं मैप की बात करूं तो ये पूरा किसी जमाने में यूएसएसआर होता था, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल एशिया आ गया, ठीक है, ये आपके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ गई, ये किसी जमाने में पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था, ठीक है। तो बहुत ही वास्ट एरिया है रशिया की, अगर हम लैंडमास की बात करें बहुत ही वास्ट एरिया है। तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन आ जाता है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाता है, तो वेरी वास्ट। अब नेटो और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करते हैं, नेटोज एंडलेस एक्सपेंशन। देखिए व्लादिमीर पुतिन by the year 2000 he assumed the presidency of Russia। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि देखिए जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ये बात उन्होंने 20 साल पहले कही थी कि जो सोवियत यूनियन का जो अनफॉर्चुनेट डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, ये दिस कैन बी टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रोफ, जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। अब
यूएसएसआर बहुत बड़ा था, जैसे आपने भी पीछे मैप में देखा कितनी बड़ा एरिया था यूएसएसआर का। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूएसएसआर यानी कि रशिया की बात करें, रशिया लॉस्ट ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सॉवरेन टेरिटरी। अब जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, नेटो की बात करें, यूएसए और यूके लेड नेटो की बात करें, उसने ये प्रॉमिस किया था रशिया को, कभी देखो कोई बात नहीं, आपका जो एम्पायर था, वास्ट टेरिटोरियल स्प्रेड था, आज के टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना जो नेटो का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर नेटो अगर ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड करेगा, यानी कि वेस्ट ऑफ रशिया, अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो ये बात की कमिटमेंट 1991 में बहुत कैटेगोरिकली अमेरिका ने, यूके ने करी रशिया को। लेकिन मार्च 1999 में इस प्रॉमिस का ब्रीच किया गया। पहली इनलार्जमेंट की कोशिश करेगी नेटो की टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोप। तो यहां पे अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड को, तो ये तीनों कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। इन तीनों कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन किया बाय द ईयर 1999। नाउ रशिया फेल्ट कि दिस इज अ स्टैब इन देयर बैक, बिकॉज ऑब्वियसली नेटो जो कंट्रीज हैं, खास करके लेड बाय यूएस एंड यूके, दे हैड प्रॉमिस्ड रशिया कि हम नहीं ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे। तो ये तो 1999 में हुआ। 2004 में 5 साल के बाद 7 और कंट्रीज इंक्लूडिंग द 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुनिया, दे वर आल्सो टेकिंग इनटू अलायंस ऑफ नेटो। तो साल 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन जब आते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक वीक स्टेट को इनहेरिट किया था। ठीक है, क्रम्बलिंग इकोनॉमी थी, ठीक है, डायरेक्शन लेस फॉरेन पॉलिसी थी। तो व्लादिमीर पुतिन का सपना था कि मैं रशिया को फिर से ग्रेट बनाना चाहता हूं, तो मैं रशिया को कैसे ग्रेट बना सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि भाई जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशिया या नॉर्थ ईस्ट एशिया की बात करें या ईस्टर्न यूरोप की बात करें, मैं इस एरिया पे अपना फिर से अपना जो डोमिनेंस है वो और असर्टिव कर सकूं। अब व्लादिमीर पुतिन को भी पता था कि फिर से अब रशिया सोवियत यूनियन तो नहीं बन सकता, लेकिन जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कि कैसे अपना जो डोमिनेंस है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। चाहे व्लादिमीर पुतिन उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट बने जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, चलो कोल्ड वॉर तो नहीं थी, यूएसए वाज द लीडिंग पावर, तो लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरे को यार अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है, अमेरिका यूनिपोलर रहे, अमेरिका सबका दादा बनना चाहता है, सबका दादा बनकर रहे, लेकिन जो मेरा एरिया है, जो मेरा नेबरहुड है, इस मोहल्ले का दादा तो मैं ही रहूंगा। अब जॉर्जिया और यूक्रेन की बात करें तो 2008 में, ठीक है, अब देखिए यूएस ने प्रॉमिस किया 1991 में कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन 2008 में यूएस ने प्रॉमिस जॉर्जिया और यूक्रेन को भी किया। अब देखिए जॉर्जिया यूक्रेन, जैसे कि आप जानते हैं पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, कि भाई हम आपको भी नेटो की मेंबरशिप देंगे। ठीक है, अब रशिया के लिए ये थोड़ी चिंता की बात थी। क्यों? देखिए दोनों जो यूक्रेन और जॉर्जिया है, दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया। नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाई, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो डिस्टेंस है फ्रॉम द यूक्रेन बॉर्डर टू मॉस्को इज ओनली अबाउट 500 किलोमीटर्स। तो यानी कि नेटो इतना ईस्टवर्ड आ जाएगा अगर यूक्रेन और जॉर्जिया भी नेटो अलायंस, अगर नेटो के मेंबर्स बन जाएं, तो अभी आज के टाइम पे तो यूक्रेन की बात करें, वो मेंबर स्टेट नहीं है बट पार्टनर है नेटो का, ठीक है, नॉट अ मेंबर स्टेट। तो लेकिन अब रशिया को इस बात की टेंशन थी कि अगर वो इतनी ज्यादा ईस्टवर्ड एक्सपैंड करेगा नेटो, तो वो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के पास में आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 500 किलोमीटर के बॉर्डर की दूरी पे जो कंट्री होगी वो नेटो अलाय होगी। ठीक है ना, अब ये सब कंट्रीज तो पहले वॉर्सो पैक्ट में थी, तो हमने वॉर्सो पैक्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था फ्यू मिनट सीरीज में, जो अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने वीडियो डाला था पीछे, तो उसमें हमने वॉर्सो पैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये तो बॉल्टिक्स की भी हमने बात करी, अब हमने यूक्रेन और जॉर्जिया की बात करी, अब आते हैं ब्लैक सी वाले एरिया में। तो टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ना ऑल दीज 3 आर द ब्लैक सी स्टेट्स, नाउ दे आर आल्सो नेटो मेंबर्स। तो अगर यूक्रेन और जॉर्जिया जो भी ब्लैक सी के रीजन में ही आते हैं, ठीक है, दे आल्सो शेयर द बॉर्डर्स इन द ब्लैक सी अलोंग विद रशिया, तो अगर ये दोनों कंट्रीज भी नेटो के अगर फोल्ड में आ जाते तो रशिया के लिए बहुत इनसिक्योरिटी बढ़नी थी। ठीक है, सो रशिया कुडंट अफोर्ड दैट। इफ यूक्रेन एंड जॉर्जिया ऑल्सो ज्वाइन नेटो, तो रशिया का जो डोमिनेंस था इन द ब्लैक सी रीजन वो कम हो जाता था। तो ये देखिए ये ब्लैक सी है, दिस इज द ब्लैक सी। तो इसके सामने देखिए टर्की की बात करें, टर्की एक नेटो अलाय है। ठीक है, ये आपका यूक्रेन है, नाउ दिस इज जॉर्जिया, दिस इज रशिया, नाउ ऑल दीज कंट्रीज नाउ दे शेयर द बॉर्डर विद द ब्लैक सी। ठीक है, तो अब जॉर्जिया, अब देखिए अगर हम बात करें अर्मीनिया की, अर्मीनिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो की कोशिश रही है कि कैसे, चलो टर्की को छोड़ के अब आज के टाइम पे बुल्गारिया और रोमानिया भी जो है ये भी नेटो मेंबर्स हैं, लेकिन नेटो की कोशिश रही कि कैसे वो यूक्रेन को, जॉर्जिया को, अर्मीनिया को कैसे अपने फोल्ड में लेके आ सके। अब ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये जो पूरा रीजन है, किसी जमाने में यूएसएसआर का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। नाउ रशिया वांट्स टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन दिस रीजन, तो इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर रशिया कि ये जो कंट्रीज हैं नेटो का हिस्सा ना बने। ये आपका बाल्टिक सी, आपकी बाल्टिक स्टेट्स आ गई। बाल्टिक स्टेट्स 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुएनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया।
ठीक है. नाउ दे आर ऑल्सो NATO members. Now they were NATO members since the year 2004. अब रिस्टोरिंग द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में व्लादिमीर पुतिन की कोशिश रही है कि कैसे वो अपने डोमिनेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने नेबरहुड में. ठीक है. नाउ ही हैज ट्राइड टू टर्न एवरी क्राइसिस इनटू इन द फॉर्मर सोवियत रीजन, चाहे वो कजाकिस्तान में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो बेलारूस में हो, चाहे वो पोलैंड में हो, कि कैसे अगर वहां पे सिविल अनरेस्ट कोई हो रहा है, वहां पे कोई क्राइसिस हो रहा है, तो कैसे वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है रशिया के लिए अपने डोमिनेंस को और स्ट्रेंथन करने की. ठीक है. तो 2004 में जो देखिए 2014 में यूक्रेन में जो रजीम थी दैट वाज वेरी फ्रेंडली टू व्लादिमीर पुतिन, बट वहां पे सिविल अनरेस्ट हुआ. ठीक है. अब वहां पे माना जाता है कि वो अमेरिका का हैंड था, दैट वाज अ फॉरेन हैंड जो यूक्रेन में सिविल अनरेस्ट हुआ था. तो 2014 में सिविल अनरेस्ट को देके वहां पे व्लादिमीर पुतिन की आर्मी ने इंटरवीन किया, क्रिमिया को अनेक्स किया. ठीक है. क्रिमिया जो पेनिनसुला है उसको अनेक्स किया जो कि यूक्रेन का हिस्सा है. ठीक है. कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन जो है वो भी नेटो का हिस्सा बने, तो ये कोशिश पिछले 8 सालों से जारी है. ठीक है. 2020 की बात करें तो सिविल अनरेस्ट जो बेलारूस में हुआ था, तो वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस भेजी, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करी. 2020 में फिर से जब अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो अर्मीनिया है, अर्मीनिया इज अ कंट्री अंडर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे बहुत सारे पीस कीपर्स भेजे गए, बिकॉज ऑब्वियसली ये अर्मीनिया की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, फॉर्मली दे वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन. अभी इसी महीने जनवरी 2022 में ही, तो इसकी ही फ्यू मिनट सीरीज हमने अभी पीछे शेयर करी थी, द प्रोटेस्ट हैपनिंग इन कजाकिस्तान. तो अर्लियर दिस मंथ इन जनवरी, द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जो अनरेस्ट हुआ था कजाकिस्तान में, जो सिविल अनरेस्ट हुआ था, विच वॉज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डबलिंग ऑफ द गैस प्राइसेस एंड द फ्यूल प्राइसेस. नाउ कजाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ था, तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया था व्लादिमीर पुतिन को कि भाई आप अपने ट्रूप्स को यहां पे भेजिए, क्योंकि रशिया की ऑब्लिगेशन बनती है अंडर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे रशिया ने अंडर व्लादिमीर पुतिन कोशिश करी है कि कैसे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो कि फॉर्मली सोवियत यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, कि कैसे इस रीजन में अपना डोमिनेंस वो मेंटेन करके रख सके. अब अंत में सवाल यह आता है कि क्या जो नेटो है, कैन इट अफोर्ड टू टेक प्यूटिन और कैन इट अफोर्ड टू टेक प्यूटिन्स रशिया लाइटली. देखिए यूएस की बात करें, अभी यूएस ने जब से विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, तब से वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया सेंट्रल एशियन रीजन में. ठीक है. अब वो सेंट्रल एशियन रीजन के वैक्यूम को फिल करने के लिए रशिया विल बी अ वेरी की प्लेयर. ठीक है. तो यूएस बेशक अब सेंट्रल एशियन रीजन में इतना रेलेवेंट नहीं होगा, बट रशिया विल बी वेरी रेलेवेंट अलॉन्ग विद चाइना. अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन वैसे तो बहुत ऑपोजिशन में रहता है व्लादिमीर पुतिन की एग्रेसिव पॉलिसीज को लेकर, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा इंपोर्ट होता है. नेचुरल गैस की बात करें, बिकॉज रशिया में बहुत सारे गैस रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी है इकोनॉमिकली फिर भी अभी रशिया के ऊपर बहुत है, जितनी मर्जी वो रशिया को गाली निकालें. ठीक है. उसके बाद चलो व्लादिमीर पुतिन ने क्रिमिया को नेक्स्ट कर लिया 2014 में, तो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ. तो लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, और हमने देखा भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को नेटो से भी बहुत डिस्टेंस कर लिया था. ठीक है. तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी माना जाता है कि बहुत क्लोज हैं व्लादिमीर पुतिन के. तो वेस्ट हैज बिन वेरी इनस्टेबल एज फार एज कॉजिंग एनी डैमेज टू रशिया इज कंसर्न. जब से क्रीमिया को नेक्स्ट किया गया है, ठीक है, कर तो कुछ भी नहीं पाए. Having failed to defeat the Taliban in Afghanistan, नेटो, अब देखिए बहुत बेइज्जती हुई है अमेरिका की, नेटो की, इतने साल 20 साल वहां पे अफगानिस्तान में रहे, लेकिन फिर तालिबान ही आ गया वापस, है ना. तो फायदा क्या हुआ? तो नेटो इज अनलाइकली टू पिक अ वॉर विद रशिया. तो रशिया तो आज के टाइम पे कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन में आज के टाइम पे बहुत सारे रशियन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं. तो व्लादिमीर पुतिन डजंट केयर. आई मीन ही इज सेइंग इट वेरी ओपनली दैट इफ आई वांट टुडे आई कैन लॉन्च एन अटैक इन यूक्रेन, आई कैन अनेक्स यूक्रेन आल्सो एनी मोमेंट. ठीक है. सो व्लादिमीर पुतिन इज नॉट वेरी स्केर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सैंक्शंस, वेदर इट्स फ्रॉम द वेस्ट और वेदर इट्स फ्रॉम एनीबडी एल्स. और लास्टली आज के टाइम पे जैसे कि आप जानते हैं रशिया के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ बहुत ज्यादा नजदीक हो गए हैं. रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है. ठीक है. नाउ अब रशिया इज सेइंग दैट आप चाहे सैंक्शन मेरे ऊपर लगाइए, चाहे आप सैंक्शन चाइना के ऊपर लगाइए, आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर द इकोनॉमिक प्राइस माइट बी. राइट. सो रशिया की जो फ्रेंडशिप चाइना के करके साइकोलॉजिकली दैट हैज गिवन अ बिग बूस्ट टू रशिया. ठीक है. और ये जो फ्रेंडशिप है रशिया और चाइना की, दिस विल बैलेंस अगेंस्ट द वेस्ट और द नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन. तो रशिया इज लाइक ओके, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट आई विल नॉट बाउ डाउन, आई विल नॉट बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये क्वेश्चन क्या बनता है एडिटोरियल में से? क्वेश्चन बनता है, व्हाइल रशिया माइट हैव कम डाउन फ्रॉम इट्स हे डेज ऑफ द सोवियत यूनियन, नेटो टू सीम्स टू बी एन आउटडेटेड मिलिट्री ब्लॉक. डू यू अग्री? तो ये एडिटोरियल पढ़ के आप इसका आंसर बहुत सफिशिएंटली इजीली लिख सकते हैं.
चलिए, तो दोस्तों एडिटोरियल्स आज के लिए इतने थे। तो जाने से पहले जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स बहुत नजदीक में है, और मैं जैसे बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस स्टेज में, जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जितनी रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस स्टेज में आप कुछ नया ना पढ़िए, ठीक है, कुछ नया किताबें ना लीजिए, कुछ नया सिलेबस अगर आप खोल के देखेंगे, कोई और किताब उठाएंगे तो आपको ऑब्वियसली फिर एंग्जाइटी भी होगी कि ये चीज़ तो मैंने करी नहीं। तो जो कंसोलिडेटेड चीज़ें हैं, जो आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे उसको रिवाइज करने का समय है। और अगर आप इसको और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिवीजन को और ज्यादा पॉलिश करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो हमने कुछ क्रैश कोर्सेज लॉन्च करे हैं। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगी। तो ये क्रैश कोर्सेज को आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं, और इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो यहाँ पे आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे कल और एडिटोरियल के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।